बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो यह है के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। नाज़रीन, मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध और बिलखसूस बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले जिलजिले ने हिला कर रख दिया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला अवरा इन पर्टिकुलर खुजदार, तुरबत, केच, पंजगूर और चागी में इस जलजिले ने तबाही मचा दी। मकानात, घर, स्कूल की इमारतें मुनहदिम होने की वजह से बहुत सी हलाकतें हुई और अब तक की इतलात के मुताबिक 300 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हुए हैं, जबकि 550 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। जो अब इस दुनिया में नहीं रहे इनके लिए दुआए मग़फ़रत और जो ज़ख्मी हुए हैं इनके लिए दुआए सेहत। लेकिन ये जो ज़ल्ज़ला आया है, एक तो दूर अफ्तादा इलाका है और फिर हमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन लिंक्स को बहुत नुकसान पहुंचा है और अवरान में तो जो 90% घर थे, दुकानें थीं, स्कूल थे, वो मुनहदिम हो गई हैं। लिहाजा जो बहाली का काम है उसमें दुश्वारियां दरपेश हैं, लेकिन बारकैफ वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में एक तो उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुतासरा लोग हैं इन्हें किस हद तक इमदाद दी जा रही है और कब तक उस एरिया को इस लिहाज से क्लियर कर लिया जाएगा कि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि इस तबाहकुन जल्जले में कितनी हलाकतें हुई हैं। ऑब्वियसली जो जख्मी हैं उनको इलाज की सहूलियात वहां दी जा रही हैं, लेकिन आज की नशिस्त में एक और पहलू को भी हम जेर बहस लेंगे और वो ये कि हमारा एरिया जो कि सेस्मिक जोन में आता है और मुख्तलिफ औकात में जल्जले आए हैं। 2005 का जल्जला हमारी मेमोरीज में आज भी मौजूद है, जिसमें 73,000 के करीब लोग लुक्मे अजल बने। उसके बाद रवां साल अप्रैल में पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर भी जल्जला आया और उसमें 35 अफराद हलाक हुए, जबकि माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ था। इससे कबल अक्टूबर 2008 में बलूचिस्तान में 6.4 शिद्दत का जल्जला आया था और उसमें 300 अफराद जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए। तो इसका मतलब यह कि बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जल्जले आए और 1935 का जल्जला तो हमें आज भी लोग उस हवाले से बताते हैं, जिसमें क्वेटा शहर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया था। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम सेस्मिक जोन में हैं तो हमारी तैयारी किस तरह की है। जो इदारे बनाए गए थे 2005 के बाद के, जब इस तरह का जल्जला आएगा तो उसमें बहाली का काम, उसमें तामीर नौ का काम, वो किन खतूत पर होगा, वो भी आज की नशिस्त में हम जानेंगे। एक बड़ा नुमाइंदा पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका मैं तारुफ आपसे कराए देता हूं। हमें बहुत खुशी है कि हमें खुजदार से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन और वहां पर स्पेशली इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए वहां मौजूद हैं। आपको वेलकम करेंगे। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल एरा अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के डीजी प्लानिंग इंजीनियर परवेज हयात नियाजी साहब। आप सेस्मोलॉजी और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की हुई है और इसके अलावा स्ट्रक्चर इंजीनियर भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। आपसे जानेंगे कि एरा जो है वो क्या काम कर रहे हैं, क्या रोल है उनका। जबकि मेरी दाएं जानब तशरीफ फरमा है डायरेक्टर जनरल मेट ऑफिस आरिफ महमूद साहब। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आज वक्त दे रहे हैं। आपसे जानेंगे कि मेट्रोलॉजिकल हमें किस तरह पता चल सकता है कि इस तरह की अगर आफात आ रही हैं उनको हम कैसे प्रिडिक्ट पहले से कर सकते हैं। और हमारी आज की चौथी मेहमान शख्सियत डॉक्टर मोनालिजा साहिबा है। आप सेस्मोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। चारों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फॉर्म वेलकम। आप लोगों की इजाजत से मैं खुजदार से अगर गुफ्तगू का आगाज करूं, जनरल साहब, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के व्यूअर्स को बताइएगा, आज आप अवरान भी गए, इस वक्त खुजदार में हैं, कितना एरिया इफेक्ट हुआ है और जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो भरपूर अंदाज से जारी है, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक तो रसाई मुश्किल है और गालिबन इतनी इमदादी कार्रवाई उस स्केल पर अभी नहीं शुरू की जा सकी जो होनी चाहिए थी। जरा हमें जमीनी हकायक से आगाह कीजिएगा। अनवर साहब, ये जो अवारान है ये कराची से तकरीबन 350-400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इतने ही डिस्टेंस पे खुजदार से है। खुजदार से ये मेटल रोड्स के थ्रू ये कनेक्टेड नहीं है, कच्चे रोड हैं जिनके ज़रिए से कम्युनिकेशन खुजदार से और उसके आपस में ताल्लुक़ है। और कराची से एक मेटल रोड आता है। ये ज़िलज़िला कल 4:30 बजे के करीब आया और इसकी इंटेंसिटी का और इसके नुकसानात का सही अंदाज़ा कल रात पड़ने के बाद आना शुरू हो गया। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि क्या शिद्दत थी और क्या नुकसानात हुए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिकेशन टावर है उसमें आवारान में, बाकी कोई और सिस्टम नहीं है। मेरे ख्याल में एक टेलीफोन
कंपनी ऐसी है जिसकी वहाँ से कम्युनिकेशन होती है फ़ोन वालों का। तो सही तौर पर, और फिर वो भी एक वसी इलाका है जहाँ पर ये नुकसानात हुए हैं। प्रॉबेबली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी इतलात उस तरह से नहीं पहुँच सकी हैं कि फ़ौरन, यानी 4 बजे के बाद फ़ौरन पता चलना चाहिए था। ये रात के लेट किसी वक्त जाके सही अंदाज़ा हुआ कि कितने नुकसानात हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बातचीत हुई है सूबाई इंतज़ामिया से, मेरे फ़ौज के ऑफ कोर्स कमांड एशलान से मेरी बातचीत हुई है, और FC के लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है, और उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मोबिलाइज किया था, मोबिलाइजेशन हुई है। अच्छा। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से और जितने ज़्यादा सामान आना चाहिए था रिलीफ का, वो आज इवनिंग तक उतनी तादाद में नहीं पहुंच सके थे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं गया, जिस वक्त वहाँ पर पहुँचा हूँ, वहाँ पर सदर्न कमांड का कमांडर, जो कोर कमांडर साहब हैं बलूचिस्तान के, वो वहाँ पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद था। एक जनरल अफसर कमांडिंग एक डिवीजन है 33 डिवीजन, वो वहाँ पर मौजूद था। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर वहाँ पर मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे। और सीरियसनेस का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 5 हेलीकॉप्टर वहाँ पर खड़े थे, और वो सब के सब प्रॉपरली अपने सही गियर में थे और इंतजार में थे। सामान भी एक कंसाइनमेंट मेरे ख्याल में 5 ट्रक लोड पहुँच चुका था उस वक्त तक, और ये कल सुबह तक मेरे ख्याल में फुल स्विंग में कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इस वक्त जो उन्होंने जो काम किया और जो करना चाहिए था, टॉप प्रायोरिटी वाला, वो था कैजुअल्टी इवैक्यूएशन। जी, जितने लोग जख्मी हुए उन जख्मियों को ऑफ कोर्स उन्होंने इवैक्यूएट किया था वहां से। अच्छा, और कुछ को करने के इस पे जनरल साहब मेरा एक सवाल है, ये बताइएगा, एक तो आपने सारा हमें इसका ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड और जो इस वक्त सूरत हाल है, जो जख्मी है उस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान का बयान है कि शायद मेडिकल की जो फैसिलिटीज हैं वो इतनी काफी नहीं। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या जो जख्मी उनके कराची शिफ्ट किया जा रहा है, कहां शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि उनको जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं वो फराहम की जा सके? एक तो वहां पर जो मुझे इतला मिली वो ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 30 डॉक्टर्स वहां पर रश करवाए हैं। अच्छा। फौज के कोर कमांडर साहब से मैंने पता किया तो उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर बल्कि लेडी डॉक्टर्स और ऑफ कोर्स नर्सेज वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ, वो भी वहां पर पहुंच चुके थे, उन्होंने पहुंचाए हुए। कोशिश ये की जा रही है कम से जो कम जख्मी लोग हैं उनकी वहीं पर इलाज का बंदोबस्त किया जा सके, और वो जो लोकल हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के सहूलियात को। बाकी जो एवैक्यूएशन का सिलसिला था सीरियस लोगों का, उसमें फैसला हम लोगों ने यही किया कि वो कराची की तरफ उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि लसपेला में उत्तल वाली हॉस्पिटल और हब में वहाँ पर जाम गुलाम कादिर साहब वाले नाम के, गुलाम कादिर साहब के नाम से जो हॉस्पिटल है उसमें सहूलतें बेहतर हैं। और फिर अगर वहाँ पर सही इलाज की फैसिलिटी न मिल सके तो कराची नेक्स्ट डोर है। खुजदार ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो जितनी भी जख्मी हैं उनके इलाज मुआलजे का जो रुख है वो कराची की तरफ हम लोगों ने कर दिया है। और इसी तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो इमदादी सामान वगैरह आना है उसके बारे में भी हमने यही सिफारिश की है कि वो कराची में ही अनलोड किया जाए और वहां से यहाँ पहुंचाने के लिए बंदोबस्त। मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा, मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में गुफ्तगू को जनरेट करूं। डीजी साहब बताइएगा, ये जो जल्जला आया 2005 का, उसके बाद आपका इदारा इरा अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी कायम किया गया, उसके बाद अब 2-3 जल्जले आ चुके हैं। अगर हम मौजूदा ये जो हालिया जल्जला है इससे शुरू करें, एरा का रोल क्या है, बेसिकली डिफाइन कीजिएगा। आप क्या किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एफर्ट पे? जी शुक्रिया, अपने एरा को नुमाइंदगी के लिए बुलाया। एरा, जैसे आप तकरीबन पाकिस्तान सबको पता है कि एरा वजूद 2005 के जल्जले के बाद में आया था और हमारा एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत हमारा वजूद में आया, और इसमें बड़ा क्लियर रोल जो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे परव्यू में, वो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी और एज वो रोल है। अच्छा। लेकिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो रेस्क्यू एंड अर्ली रिकवरी का जो मरहला है वो बुनियादी तौर पर वेरी क्लियरली वो एनडीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एनडीएमए की भी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। प्रोविंशियल सेटअप भी उनके मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनके सेटअप मौजूद हैं, कहीं पे मैन पावर की कहीं पे कमी है। तो जिस तरह आप एक कहीं पे घर पे आग लगती है तो सबसे पहले एक एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड पहुंचता है, तो जो इमीडिएट रेस्क्यू रिकवरी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है एनडीएमए की। लेकिन हमारा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा है,
हम शुरू से मोबिलाइज होते हैं। बेसिकली इस वक्त हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो है डैमेज असेसमेंट के लिए, जिसमें एरा के अप्लाई कर गए हैं। वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के हवाले से एक डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट इमीडिएटली वापस आके देंगे। उसकी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे, विल गेट द रिसोर्सेज, और उसके बाद हमारा मरहला किसी वक्त भी शुरू हो जाता है एज पर द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक और इसका सवाल करके फिर मैं डीजी मेट साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा 2005 में के बाद ज़ल्ज़ले के बाद एरा मार्ज़ वजूद में आई, और ऑब्वियसली उस वक्त जो हमने बड़ी नशिस्तें की थी, ट्रांसमिशंस की थी, उसमें यही नुक्ता बार बार आ रहा था कि ज़ल्ज़ले से जब इमारतें गिरती हैं तो इमारतों के गिरने की वजह से उन बिल्डिंग कोड्स के तहत वो नहीं तामीर की जाती, हलाकतें होती हैं। उस वक्त 73,000 के करीब हलाकतें होंगी। ऑब्वियसली एक तो कश्मीर का एरिया था, उसके अपने भी रीजंस होंगे, लेकिन एक तो इस्लामाबाद में भी टावर गिरा था। अभी भी अवरान में जो कच्चे घर हैं वो गिरे हैं और 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। फिर मेरे ख्याल में सेस्मोलॉजिकल सर्वे भी पाकिस्तान की मैपिंग की जा चुकी है और 2007 में जो बिल्डिंग कोड्स है उसमें वो दर्ज भी हैं। क्या इस पर अमलदारी हो रही है लेटर स्पिरिट की ये मकान कच्चे हों या पक्के, जब जलजला आता है और हम लोग सेस्मिक जोन में हैं लोगों की हलाकतें हो जाती है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? उसके लिए अमलदारी आप लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है? जी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तकरीबन ये सवाल और इसके जो मुज़म्मरात हैं ये हर पाकिस्तानी शहरी को पता होना चाहिए, पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए। इसका सिलसिला ये है कि किसी भी मुल्क में जो साइज़मिक, जहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी होती है, जहाँ पे कहीं पे एक दफ़ा ज़ल्ज़ला आ चुका है उसमें दोबारा ज़ल्ज़ले आने के उतने ही चांसेस होते हैं जिस तरह बाकी कैटास्ट्रॉफी के होते हैं। इस सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट होते हैं, हर मुल्क की अपनी अपनी डॉक्यूमेंट होती है और बिल्डिंग कोड के हिसाब से। पाकिस्तान का बिल्डिंग कोड सबसे पहले अबाउट 60s में मार्ज़ वजूद में आया था, और ये एक नेशनल फिनोमेना भी है और इंटरनेशनल सिस्टम भी है कि जब भी पहली इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़ल्ज़ला आता है तो वो बिल्डिंग कोड दोबारा रिवाइज होता है, क्योंकि न्यू पैरामीटर्स होते हैं, नई डेवलपमेंट्स होती हैं और सेस्मोलॉजी क्योंकि ज़मीन से उसका ताल्लुक होता है, जिस इलाके में तो हिसाब से इसको बिल्डिंग कोड में अमेंडमेंट्स होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एरा ने स्पॉन्सर किया और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2007 मार्ज़ वजूद में आया, ये 2005 के बाद। बिल्डिंग कोड एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे प्लानर्स उस बिल्डिंग कोड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि बहुत वाइड कैनवसिंग, कौन इसको चेक करता है कि उन्हीं कोड्स के तहत कंस्ट्रक्शन हो रही है? अच्छा, बिल्डिंग कोड जब इंस्टीट्यूट किया तो एक SRO के तहत इसको पूरे डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट किया, ये 2007 में ही है। उसके तहत जितने भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर पे या पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें जो जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उस कोड को फॉलो करने के पाबंद है। और रिसेंटली हमने, आपको शायद पता होगा कि हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, नेशनल सेमिनार किया था बिल्डिंग कोड की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। उसका सब्जेक्ट यही था कि हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड को रिवाइज करें। तो हमने पूरे डिपार्टमेंट से उसकी फीडबैक ली, और अच्छी चीज़ यह है कि जितने भी पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है हमारे, वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ओनली पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स की हद तक। अच्छा, पब्लिक सेक्टर मतलब जो ये निजी कंस्ट्रक्शन है उस पर उसका एप्लीकेशन नहीं है? उसका इतलाक तो कानूनी तौर पर मौजूद है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास बहुत रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त मशरूम ग्रोथ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। हमारी अपनी नजरों के सामने पाकिस्तान इवन कैपिटल की इर्द गिर्द बिल्डिंग बन रही है। कतक्लाइम माफ क्वेटा के बारे में था कि जो 1935 का है तो 1937 में भी बिल्डिंग कोड है, फिर उसके बाद बनते बनते, लेकिन आज भी वहां पर जो है वो बुलंद इमारतें बन रही हैं। और ऑब्वियसली ये जो जगह बनी, जो प्राइवेट घर थे या स्कूल थे, वो तो मेरे ख्याल में पब्लिक सेक्टर में आते हैं, वो इमारतें भी गिरी हैं। तो ये एक सुकम है मेरे ख्याल में जो अमलदारी का है। अमलदारी का बेसिकली वही इशू है जो एक पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू है, कि अगर आप, पुलिस भी है, सब महकमे हैं, जिसमें ट्रैफिक चल रही है, पुलिस भी मौजूद है, अगर ट्रैफिक उसको रेगुलेट नहीं करती, पुलिस को चेक नहीं करती, तो कानून का कसूर नहीं है, इंप्लीमेंटेशन का है। ठीक, इससे मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान, इसकी इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। इसका कोई ताल्लुक नहीं है चाहे क्वेटा में हाई राइज बने या ना बने, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, ये किसी पाबंदी नहीं लगाता। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ यह है कि जो भी इंजीनियर है, डिपार्टमेंट्स इसको बिल्डिंग बनाने से पहले उसको प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो क्वालिफाइड हो और उसको डिजाइन करने के कैपेबल हो, वो उनके थ्रू हर चीज डिजाइन होनी चाहिए और बननी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग है चाहे वो पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग। ओके, दिस शुड बी अ लेसन लर्न। मैं डॉक्टर साहब आपके, हाँ, यू वांट टू ऐड समथिंग? एक मैं चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगी, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने, लेकिन इसमें एक ये चीज होती है कि बिल्डिंग कोड जब आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं तो ऑलरेडी जो डिस्ट्रक्टेड एरिया है उसके ऊपर आप नई जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उसमें तो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जैसे बनी हुई है इमारतें, बनी हुई हैं, उन पे वो बिल्डर्स जो हैं वो दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्शन पे राजी नहीं होते, तो गवर्नमेंट उनको फोर्सफुली तो
इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। तो इन जगहों पे मेरे ख्याल में ये भी इश्यूज होते हैं। हाँ, मैं चाहूंगा आप आरिफ साहब थोड़ा सा बताइए इस हवाले से, क्योंकि ये एक तो थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकें, इस जल्जिले की शिद्दत मैंने तो बता दी 7.7 थी और 14 आफ्टर शॉक्स इसके बाद आ चुके हैं अब तक। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये कल पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है वो 4:30 पे जो है ये अर्थक्वेक आया और इसका एपी सेंटर जो है वो अवारान में था, जो खुदार से तकरीबन साउथ वेस्ट जो है वो 120 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। और ये अर्थक्वेक जो है वो ना सिर्फ जो है वो अवारान में फील किया गया, ये पूरे बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो है वो फील किया गया और अभी तक जो है इसके जो है वो 14 जो है वो आफ्टर शॉक आ चुके हैं। मजीद और कितने आएंगे? जी देखिए, इसके बारे में अभी तक हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि बाकी कितने आएंगे। बहरहाल ये कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मजीद जो है वो आफ्टर शॉक आएंगे। अब जो आफ्टर शॉक आएंगे, एक तो उनके जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जो है कल ये अर्थक्वेक जो है वो शाम 4:30 बजे आया और आज जो है जो आखिरी अर्थक्वेक आफ्टर शॉक आया है वो सुबह 9:10 पे आया है। तो अब आप लगा लीजिए कि 4:30 से लेके रात के 4:30 से लेके सुबह के 9:30 तक तकरीबन जो है वो 14 आफ्टर शॉक आए और उसके बाद जो है वो कोई आफ्टर शॉक नहीं आया। तो अब डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आफ्टर शॉक जो है उनकी इंटेंसिटी है, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, वो भी कंपैरेटिवली जो है वो कम होगी। और दूसरी ये एक चीज़ जो है मतलब कि मैं यहाँ पे लोगों को जो है वो बताना चाहता हूँ, बाद लोग ये समझते हैं कि हो सकता है कि मतलब कि वो कोई बड़ा अर्थक्वेक आए। नहीं, जब ये एक बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा होती है तो आफ्टर शॉक जो आते हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो उससे जो है वो कम होती है। तो अभी तक जो है जो अर्थक्वेक आए हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.9 और जो आखिरी जो आफ्टर शॉक आया है सुबह 9:10 पे उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो 4.9 थी। ओके, अच्छा ये बताएगा मुझे डॉक्टर साहब, ये ऐसा होता है कि आज मैं पढ़ रहा था एक जगह, उसमें लिखा था कि कोयटा में 1935 में आया, फिर 2008, फिर 2000, मैंने आपको बताया कि इस साल जो है वो अप्रैल में भी आया था। कोई ऐसा सीक्वेंस पता चलता है बीनीथ अर्थ, कोई ऐसी मूवमेंट आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर हो रही है और इरप्शन होगी? एक देखे ना वो गवादर की सैली पट्टी पे जो है वो एक पहाड़ नुमा जजीरा जो है वो भी बाहर निकल आया है। तो इस तरह की कोई स्टडीज होती है कि जी बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि ऐसा जल्जिला आएगा? बिल्कुल किया जा सकता है और वो उसको 100% उसमें प्रिसिशन तो हम नहीं कह सकते बीइंग साइंटिस्ट। अच्छा। लेकिन ये है कि उसको हम एक तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे अर्थक्वेक आया अप्रैल में, तो ये एक फैक्ट है कि हम बहुत ही एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर हैं, पाकिस्तान पूरा और इंडिया, ईरान, ये पूरा खित्ता जो है। अच्छा। तो अगर एक भी जगह पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी तो डेफिनेटली वो एनर्जी इवॉल्व होगी कोई अदर वीक जोन की तरफ। तो मतलब जो अप्रैल में आया था तो ईरान और पाकिस्तान के मे बी दैट कैन बी द कॉज ऑफ अवरान ये हो सकता है अर्थक्वेक। तो वो उस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो साइकिल, ये जो पट्टी है, ये किस तरीके से सीरीज या सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक्स को फॉलो कर रही है। तो बीइंग जियोलॉजिस्ट या सेस्मोलॉजिस्ट हम ये सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स को रिलेट करके तो हम फ्यूचर के अर्थक्वेक की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, रफली बता सकते हैं। हो सकता है ये फोरकास्ट? जी, पहले तो मैं मतलब कि यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो है वो 3 एरिया जो है उसको हम जो है सेस्मिकली जो है वो ज़्यादा एक्टिव कह सकते हैं। वो कौन कौन से? जी, एक एरिया तो हमारा नार्दर्न पार्ट जो है हिंदू को शिमाली रीजन जो है, जैसे अभी आप हम जिक्र कर रहे थे 8 अक्टूबर 2005 के अर्थक्वेक का। जी। दूसरा हमारा इलाका जो है जो मकरान कोस्ट है हमारे सुबह बलूचिस्तान के, उसमें जो है वो 1945 में जो है एक अर्थक्वेक आया था जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 8.2 थी और उससे सुनामी जनरेट हुई थी, जिससे उस वक्त जो है वो 4000 लोग जो है वो लुकमा अजल हो गए थे। इसी तरह हमारा दूसरा जो है मतलब कि तकरीबन पूरा जो है मतलब कि बलूचिस्तान जो है, जैसे आपने अभी जो है मतलब कि 30 मई 1935 का जो कोयटा में अर्थक्वेक आया उसका जिक्र किया, इसी तरह जो है वो चमन में अर्थक्वेक आया, ज़ियारत में अर्थक्वेक आया, देखिए हरनाई में अर्थक्वेक आया। तो अगर जो है मतलब कि आप पिछली 50 साल की आप हिस्ट्री देखें मतलब कि तो उसमें मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान मतलब कि एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ इंटरवल के साथ जो है मतलब कि वो अर्थक्वेक जो है वो आते रहते हैं। स्टे ऑन दिस पॉइंट, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया, मैं आपके साथ हूं। जनरल कादर साहब, थोड़े से सवाल से बताइएगा, आपने सुना जो डीजी मेट साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ऐसा एरिया है जहां पर फ्रीक्वेंट जो है वो अर्थक्वेक्स आते भी रहे और आ भी सकते हैं। अभी डायरेक्टर जनरल एरा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्लैरिटी मेरे ख्याल में इसमें चाहिए या बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी मौजूद है, अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी भी मौजूद है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी मौजूद हैं। क्या बेहतर इनमें कोऑर्डिनेशन है? क्या मरबूत मुनज़्ज़म अंदाज में ये लोग काम कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, आप क्या कहेंगे?
देखिए जी, मैं सबकी बातें मैंने सुनी, नाम उनके मुझे पता नहीं है क्योंकि आपकी आवाज़ और सामान की जो वहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है उनकी आवाज़ भी खास तौर पर मुझ पर नहीं पहुँच सकी, इसको माजरत चाहता हूँ। जी जी। मैं एक बात इरा वालों ने की कि जी हमारी जिम्मेदारी उस वक्त बन जाती है जिस वक्त इनिशियल एनडीएमए वाले जब इनिशियली जो रिलीफ की कार्रवाई होती है उस वक्त उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन में उनका काम बनता है। 7.8 मैग्नीट्यूड का जितना अभी जिलजिला आया था 16 अप्रैल को भी आया था माशकेल के इलाके में जो मेरा हल्का है जी। वहां पर 4,500 मकानात गिर गए थे, पूरे का पूरा शहर जो है जमींदोज हो गया था। मैं जरा पूछना इनसे चाहता हूं कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की वहां पर। ये जुबानी जमा खर्च हम लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक मरतबा इनका एक आदमी वहां पर गया था, एक ब्रिगेडियर साहब 2 घंटे वहां पर रहे और उसके बाद वापस आया। कागजों में बहुत कार्रवाई की गई, रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन वाली कार्रवाई किधर गई, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर भी इस वक्त भी बिल्डिंग कोड्स बोर्ड्स के बारे में न किसी को एजुकेट किया गया है, न वहां के लोग समझते हैं, न उसमें तालीम है। अभी वहां पर सीमेंट ईरान से आता है, सस्ता है, बगैर कोई सरिया वगैरह इस्तेमाल किए हुए लोगों ने भी पक्के मकानात वहां पर बनाने अपने शुरू किए एट देयर ओन। गवर्नमेंट की तरफ से एक देला भी उनको मिला नहीं। ये ऑफकोर्स पुराने गवर्नमेंट के दौर में ये कार्रवाई हुई थी। अभी वो कार्रवाई वहाँ बिल्डिंग कोड्स बोर्ड्स के बारे में न उनको पता है, न कोई उनको बता रहा है। दूसरी बात यह थी कि बीबी कोई वहां पर आपके स्टूडियो में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आइंदा तो ठीक है, अगर एक जिलजिला आ जाता है उसके बाद अगर रिकंस्ट्रक्शन की जानी है बिल्डिंग कोड्स को तो सामने रखा जाना चाहिए, रखा जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, मकानात बने हुए हैं कच्चे, उनके बारे में क्या करेंगे? गो कि एक खतरा है। क्या कोई नेशनल किस्म का कोई प्लान या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा जहां पर पुरानी बिल्डिंगों को गिराया जाए? और चूंकि इलाका जिलजिला प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन है, तो इसलिए इन इलाकों में दोबारा बिल्डिंग्स बनाए जाए। ये एक बहुत बड़ा एक टास्क है, नहीं की जा सकती है, मजबूरी है, इसके साथ रहना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में जो जिलजिला आया था आज़ाद कश्मीर में वो 7.6 मैग्नीट्यूड का था। बलूचिस्तान के दोनों जिलजिले 7.8 मैग्नीट्यूड के थे। बलूचिस्तान के मकानात तमाम के तमाम कच्चे हैं। नुकसानात के बारे में लोगों को इसलिए नहीं पता चला कि मीडिया वहां पहुंच नहीं सकती है। आज भी गवारान प्रॉपर के अंदर मीडिया के 3-4 चैनल्स आए हुए थे, लेकिन वो बेचारे ज्यादा से ज्यादा एक दिन वहां पर रहेंगे और उसके बाद फिर उन्होंने विड्रा करना होता है। तो लोगों को पता नहीं चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। अगर मीडिया सही तौर पर नुकसानात को अवाम के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश कर दे, मुझे यकीन है कि वो बाहर आएंगे और बड़े लेवल पे वो मदद भी करेंगे और उस मदद की वजह से हम उस एक्सरसाइज को एक डिज़ायरेबल तरीके से कंडक्ट कर सकेंगे, जहां पर अगर पुराने मकानात को गिराया ना जाए तो पुराने मकानात के साथ कम से कम एक कमरा जिलजिला प्रूफ बनाया जाए, ताकि कम से कम इस किस्म के नुकसानात जो होते रहे, इस दफ़ा भी हुए हैं, इसके बाद भी अगर होने हैं तो उनसे बचा जा सके। ये हमारे इलाके में फिर कम्युनिकेशन का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। अवारान ह्यूज एरिया है। अभी जो इन्फॉर्मेशन अब तक आई है उसमें 350 की नफरी बताई जाती है डेथ कैजुअल्टीज के, और 500 से ऊपर वो जो जख्मी कैजुअल्टीज उनकी बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है और अभी तक सही हम कम से कम मैं जिस इलाके में मैंने फ्लाई ओवर किया कोई आधा घंटे में वहां पर 4 गांव 5 गांव ऐसे में नजर आए कि वहां पर एक मकान भी साबित नहीं, एक मकान भी इस तरह लग रहा था कि बिल्कुल जिस तरह एक रूइंस हो, जहां पर लगता था किसी कभी कोई रहता भी नहीं हो, सब कुछ नीचे आ चुका जी। मैं चाहूंगा कि बाकी कुछ ऐसे जी मैं चाहूंगा कि न्यायी साहब उस बात का जवाब दे दे, फिर हमारी जो सैटेलाइट का टाइम है वो भी खत्म हो रहा है, ताकि आप जवाब सुन लें कि आप क्योंकि सवाल 2-3 उठाए हैं। जी शुक्रिया। जनरल साहब ने 3 बेसिक इश्यूज हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले एरा की रिस्पांसिबिलिटी विज़ एनडीएमए। जनरल साहब पिछले दिनों इनको हमने स्पेशली इनवाइट किया था, एरा में तशरीफ लाए थे, हमको डिटेल प्रेजेंटेशन दी थी। उस प्रेजेंटेशन में हमने मशकेल का जो अर्थक्वेक के बारे में जो एरा की रोल था डिफाइन किया था, और जो हमने प्रॉब्लम्स वगैरह थे वो हमने जनरल साहब को बड़ा क्लियरली बताया था, उनको शायद याद हो।
मशकेल अर्थक्वेक में जी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, हमारा रोल रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है। इसकी इमीडिएट रिपोर्ट अभी मेरे पास कॉपी भी है 29 अप्रैल, ये विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज ऑफ द अर्थक्वेक आफ्टर द असेसमेंट हमने इस पूरी डिटेल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को। उसकी कॉपीज कैबिनेट डिवीजन और जिन जिनको रेलेवेंट उनको भेज दी हैं। ठीक है। उस असेसमेंट में पूरा मेथोडोलॉजी है और बेसिक आपको पता है रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए यू नीड रिसोर्सेज। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से चेक किया, मियां नवाज शरीफ साहब को पता नहीं था, वो कह रहे पता नहीं था, फॉलो उसको किसी follow ने नहीं किया किया। नहीं उसको। अच्छा, बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट अटेंशन है। इट इज नॉर्मली हमारा जिस तरह चलता है कि ये तो नहीं है कि एक लेटर लिख दिया और उसके बाद सो गए, उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट है, इतने हैवीली पेड है, उनको चाहिए कि फॉलो करें उसको। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे डिप्टी चेयरमैन, मुझे याद पड़ता है कोई तकरीबन 3-4 दफा उन्होंने एक एफर्ट किया। नेचुरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास और कमिटमेंट्स है। मेरे ख्याल में दिस वाज ए लो प्रायोरिटी फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, क्योंकि ज़लज़ला जो आया था इस पर डिफरेंट गवर्नमेंट थी। ये रिपोर्ट वगैरह जो अप्रैल में गई है, उसके बाद ये गवर्नमेंट वगैरह चेंज हुई है, उसमें आई एम श्योर कि इसको जरूर टेंशन, लेकिन इसकी फॉलो करें क्योंकि जनरल साहब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलो करती है उस तो उस वक्त भी हमने बताया था कि असेसमेंट में है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उतना ही बड़ा मुजरिम हूँ जितना एरा है या गवर्नमेंट है। नहीं ऐसी कोई बात कुछ भी नहीं कर सके। 1 रुपए का भी रिहेबिलिटेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1 रुपए ये बड़े तो शिकायतों की जैसे लॉन्ग लिस्ट में हूँ, मैं जिम्मेदारी खुद कबूल करता हूँ उसकी। एक मैं कमेंट छोटा सा देना चाहता हूँ जिसमें स्पेशली जनरल साहब को एड्रेस में करूंगा। एक से पहले तकरीबन 2009 में एक ज़लज़ला आया था, वो बलूचिस्तान में था। ये खुजदा जगह थी, मेरे ख्याल में दलबदीन, कोई एक जगह थी, दलबदीन का शुरू में 2009 में एक ज़लज़ला आया था। उसमें हमारे उस वक्त डिप्टी चेयरमैन जनरल सजाद अकरम थे। वो नेक्स्ट फ्लाइट पे जनरल सजाद अकरम अलॉन्ग विद द टीम वेंट टू मीट। उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। उनको बताया कि एरा उस वक्त हमारे पास स्टोर्स बचे हुए थे 2005 में, और उस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी जो है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान फंड देती है या कोई डोनर स्पॉन्सर देता है। तो हमने एफर्ट उनको ऑफर किया। उनका आई वाज देयर इन द मीटिंग, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी, उन्होंने जिस जुबान में बताया कि उन्होंने कहा कि मका पैसा है तो दे दो, वरना हम आपकी जरूरत नहीं है, आप इतने सूट शूट पहन के आ जाते हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये उनका ऑफिशियल जवाब है असलम रईसानी साहब का। तो उसके बाद जाहिर है कि हम आउटवर्ड जा सकते हैं। वी हैड द रिसोर्सेज एट दैट टाइम। इस वक्त भी रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन जब होगी, इट विल रिक्वायर डेफिनेटली लॉट ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर एलोकेट करती है, हमने अभी एलोकेट करते हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं। और दूसरा नुकता मैं चाहूंगा क्योंकि क्विक रिस्पांस जी वो आगे बढ़ेंगे कोड ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, कोड के हवाले से कह रहे हैं कि ये इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी। बलूचिस्तान में सारे एक कच्चे छोटा सा मकान कमरा बना दे या जो पहले से बने थे उनका क्या होगा। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान मैंने आप वर्कशॉप का हवाला दिया था। वर्कशॉप करने से पहले एक मैंने अपने साइन शुदा लेटर मैंने पूरे डिपार्टमेंट्स में एक भेजा था। उसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी कहा था कि आपने 2007 का ये कोड है, आपने अभी तक क्या किया है। मुझे किसी प्रोविंस से उसका जवाब नहीं आया, एंड लकीली सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट से एक जवाब आया। उनके एक डिप्टी डायरेक्टर थे, आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने एक बड़ा 8-9 पेजेस का उन्होंने लिखा कि हमने 5 साल में ये काम किया, और ये काम के एंड रिजल्ट वाज 0 कि जिसको हम कहते हैं ये काम करने के लिए नोबडी रिस्पॉन्स टू दैट। अगर गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट स्पेशली जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि हम इवन वी कांट कंट्रोल दी, यानी कि हम जिसको भी लेटर लिखते हैं उन्होंने पूरे कॉपीज हर चीज़ हमें एंडोर्स की थी। रिस्पॉन्स सिर्फ बलूचिस्तान से आया था, लेकिन उन्होंने वही एंड रिजल्ट, जिस तरह आप किसी भी इंप्लीमेंटेशन लॉ का पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में लॉज तो बहुत हैं, लॉज की कमी नहीं है, हमारे अमलदारी का मसला, अमलदारी का मसला। तो ये जी इस प्रॉब्लम को आप मुझे काइंडली अगर मौका दीजिए, बुनियादी तौर पर आप ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या हुआ है और लोग सामने आए और इन नुकसानात का अजाला किया जा सके। अभी मसला दोबारा बलूचिस्तान का, माजरत के साथ, बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये होना है कि कम्युनिकेशन और रोड्स वगैरह न होने की वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा। लोग फिर भूल जाएंगे, कहेंगे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, लिहाजा कुछ नहीं किया जा सकता है। जिस तरह माशकेल के मामले में उन्होंने कहा था जी वहां पे एक मार्शी इलाका है, उसके थ्रू जाया नहीं जा सकता है, लिहाजा उसको भूल गए लोग। और इसी तरह से आवारान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड इलाका है, लोग कहेंगे जी यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर अंडरटेक करने की जरूरत है और इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, और मीडिया का रोल इस पे इंतहाई अहम है। और अगर बाकी कोई चैनल आए ना आए, पाकिस्तान टेलीविजन जिस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको चाहिए कि वो अपनी परमानेंट प्रेजेंस वहां पर रखे। हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, लड़के बड़े अच्छे हैं, बलूचिस्तान के बलोच हैं, और इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि वहां पर बैठे और कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करें, इस प्रोग्राम और लोगों को बताते जाएं ताकि ये मामला हाईलाइट हो जाए, इंटरनेशनल डोनर्स भी सामने आ जाए। जिस तरह ज़ियारत के मामले में बहुत इमदाद आया था और बहुत कुछ किया गया था।
इसमें जनरल साहब आपकी सरपरस्ती भी चाहिए होगी, और ये जो इरा के मामलात हैं आप भी जरा टेकअप कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो जो इन्होंने खतो किताबत की है उसका क्या नतीजा निकला। पर मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि रात को 12 बजे उन्होंने हमें, बल्कि रात को 10 बजे उनका टेलीफोन आया मुझे और जाम कमाल खान साहब को, दोनों को डिटेल किया गया है और हम लोग इलाके में पहुंचे हैं और आज का दिन गुजारा है, कल का पूरा दिन हम वहां पर गुजारने का इरादा रखते हैं, घर घर जाने का प्रोग्राम रखते हैं। कोशिश हमारी होगी कि तमाम मामलात को कोऑर्डिनेट कर लें और कार्रवाई को सही खतूत के ऊपर चलाने के लिए रहनुमाई उनकी कर लें। लेकिन ये नुकसान इस किस्म का है, आफत इस किस्म की पड़ी है कि इसमें न सिर्फ ये गवर्नमेंट के लेवल पे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के गवर्नमेंट पे, बल्कि पाकिस्तानी कौम की भी कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है। हम तो ऊपर से देखते रहे कि क्या नुकसान हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि 7.8 मैग्नीट्यूड का साइंटिस्ट वहां पर आपके पास बैठे हुए हैं और उसका क्या नुकसान हो सकता है, किस किस्म का, वहीं पर इस्लामाबाद में बैठ के लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के नुकसान हुए हो। जनरल अब्दुल कादिर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, क्योंकि एक तो आपने हमें वक्त दिया, थोड़ी ज़मीनी हकायक पता चले, हमारे टेक्निकल रीजंस हैं क्योंकि और भी हमें कुछ मटेरियल है जो अपनी 9 o'clock न्यूज़ के लिए हमें देना है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ बात करना चाहते हैं जनरल साहब को एड्रेस करना है या? जी जनरल साहब से मैं अच्छा एक बात सुन लीजिएगा परवेज हयात साहब की, वो ये है कि सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एरा किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, वो आर डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट डिवीजन डायरेक्टली हमें ओवरलॉक करता है और हमें कोई ऐसा मसला नहीं है अप्रोचिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा ये है कि हमारी जो ईयरली पीएचडीपी फंडिंग है, अभी इस साल की जो हमारी इंस्टॉलमेंट आनी थी जो अगस्त के एंड में आ जाती है, अभी तक हमें अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसे गवर्नमेंट पाकिस्तान से नहीं मिले और हमें ये जवाब दिया गया कि इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये अब मेरे ख्याल में ये भी अब्दुल कादिर बलूच साहब के नोटिस में बात आ गई। बलूच साहब आपका बहुत शुक्रिया एंड वी होप कि आप वहां पर जो इमदादी कार्रवाई है उसको बेहतर अंदाज से सुपरवाइज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुशदार से व्यूअर्स, अब्दुल कादिर बलोच फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन हमें ज्वाइन किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरह के सानेहात हो जाते हैं उसके बाद की जो तैयारी है, तो क्या पहले से अगर हम कोई बेहतर तौर पर पेशबंदी कर लें ताकि जो रिलीफ और रेस्क्यू की एफर्ट है बगैर किसी इदारे को मुर्द इल्जाम ठहराए हुए उसको हम सुबुक रफ्तारी से मुतासरा लोगों तक पहुंचा सके और उसके बाद उनकी तामीर और बहाली का काम, ये सब कुछ हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं जो तबाहकुन ज़ल्ज़ला बलूचिस्तान के इलाके में आया और मुतअद्दिद अज़ला उससे बुरी तरह मुतासिर हुए। ब्रेक पर जाने से कबल जो वफाकी वजीर हैं वो अहाता कर रहे थे कि इमदादी कार्रवाइयाँ किस नहज पर। ऑब्वियसली उनका यही कहना था कि कराची चूँकि वहाँ से करीब पड़ता है, बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, तो उसकी प्रॉक्सिमिटी नज़दीक होने की वजह से जो ज़ख्मी है उनको वहाँ पर कराची शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी जो मामलात थे कि किस तरह बेहतर इसको और जो तामीर नौ और बहाली का काम इसको किस तरह किया जा सकता है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग, अगर डॉक्टर साहब आपसे मैं शुरू करूँ, अब एरियाज बताए आरिफ महमूद साहब ने, इवन इस्लामाबाद जहाँ से बैठकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल में शायद फॉल्ट लाइंस पे वाक़या है, ऐसे 2 के करीब फॉल्ट लाइंस गुजरती हैं और इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हो रही है। जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, बाराको, बनी गाला, वहाँ पर बिल्डिंग कोड्स को भी मेरे ख्याल में उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें तो शायद CDA देख रहा होगा, लेकिन जो प्राइवेट, जैसे अभी परवेज साहब कहते हैं कि प्राइवेट पे जो चेक है वो तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट्स तो होंगे, लेकिन हम आपको पता है पाकिस्तान में उस तरह चेक्स तो होते ही नहीं, उस तरह से नहीं है। वो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखें सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान को बहुत एक्टिव साइज़मिक जोन में कंसीडर करती हूँ एज अ साइज़मोलॉजिस्ट। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये पूरा रीजन हमारा जो है बहुत एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर सिचुएटेड है। इसमें इस्लामाबाद सिर्फ फॉल्ट लाइन पे नहीं है बल्कि बेशुमार हमारे सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ भी और स्मॉल सिटीज़ भी, जो कि फॉल्ट्स में से, एक्टिव फॉल्ट्स में से गुजर रहे हैं। इवन ये जो अर्थक्वेक आया है ये भी एक फॉल्ट की वजह से आया है जो कि कराची के नॉर्थ में है। ऑरेंज नल फॉल्ट उसका नाम दिया गया है, ऑरेंज नल फॉल्ट। और इस फॉल्ट की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये बड़े अर्थक्वेक, हमेशा इस फॉल्ट के ऊपर बड़े अर्थक्वेक आते हैं और बड़े अर्थक्वेक ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल 2 साल के बाद आए।
उनका एक लॉन्ग स्पैन होता है। तो अब इस फॉल्ट के ज़रिए 7.8 का आया है, तो नेचुरली इसने और फॉल्ट्स को भी एक्टिवेट किया है, ना सिर्फ बल्कि अरेबियन सी के नीचे से जो अरेबियन प्लेट गुजर रही है उसको भी एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से ये आइलैंड जो है वो नमूदार हुआ है। जो गवादर के करीब आइलैंड पहाड़ नमूदार हुआ है वो उसकी वजह से वो उसकी वजह से हमारे पास उसका विजुअल भी है, वो भी दिखाइएगा जरा। तो ये इसी वजह से हो गया है। और इस तरह का पहले भी एक वाकया हुआ था पाकिस्तान में, गालिबन मुर्शद आरिफ साहब उसको बेहतर रिकलेक्ट कर सके 1940s या 50s में। जी 1945 में जो अर्थक्वेक आया था, जिसकी मैग्नीट्यूड मैंने पहले जिक्र किया कि 8.2 थी, उस वक्त भी इस किस्म का आइलैंड जो है वो डेवलप हुआ था। तो इस आइलैंड के बारे में जो है अभी हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये खास तौर पे जो हमारी गवादर कोस्ट जो है वहाँ पे मड वॉल्केनो है, और वहाँ पे जो है मड वॉल्केनो से जो है मीथेन गैस जो है मतलब कि उसकी एमिशन वगैरह होती रहती है। तो अभी तक जो असेसमेंट है और अभी तक जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई मड वॉल्केनो हो। और क्योंकि ये अर्थक्वेक जो है ये जिस फॉल्ट लाइन पे है, ये फॉल्ट लाइन जो है ये जहाँ से शुरू हो रही है और फिर आगे जो है ये अरेबियन सी के अंदर भी जा रही है, और अरेबियन सी के अंदर भी जो मकरान हमारा जो है वो सबडक्शन जोन है। तो इसलिए जो है मतलब कि ये जो है वो डेफिनेटली ये आपकी मैं बात करूँ, विजुअल भी व्यूअर्स हम देख सकते हैं। और ये इसको तो अब जो है वो जलजला जजीरा भी कहते हैं, ये जो बना हुआ है। इससे कोई गैसेस की भी इमिशन हो रही है? जी अभी इसके बारे में जो है वो क्योंकि जब तक वहाँ जाया ना जाए साइट के ऊपर, और साइट के ऊपर जाके इसका जो है वो जो खास तौर पे जो मिट्टी है उसका जायजा लिया जाए, और अगर वहाँ से कोई गैस वगैरह जो है खारिज हो रही है तो उसके सैंपल वगैरह लिए जाएं, तो उसके बाद जो है मतलब कि बेहतर तौर पर जो है वो कहा जा सकता है। अच्छा, अभी एक सवाल आया था प्रेडिक्शन के बारे में। जी, तो देखिए कि आप दुनिया में जो है मतलब कि आप खास तौर पे जब ऐसे ममालिक जहाँ पे जो है वो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे आप जापान का जिक्र कर लें, चाइना है, और इसी तरह जो है अपने यूएसए की जब बात करते हैं तो वहाँ कैलिफोर्निया। और सर एक सवाल है कि आप सैंपल कब लेंगे, जब सारी गैस की इमिशन मुकम्मल हो जाएगी? जी देखिए, उसके लिए एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ये इदारे बहुत है, मैंने नोट किया है कि एक काम इस काम तक है, फिर उसके दूसरा काम दूसरा इदारा है। जी डेफिनेटली, मतलब हर इदारे का अपना कुछ मैंडेट होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट ऑलरेडी जो है वो वहाँ पहुंच चुके हैं, और वो जो सैंपल जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा था प्रेडिक्शन की, तो अब जो है मतलब कि देखिए वो बड़ा मशहूर सेइंग है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, बिल्डिंग किल्स द पीपल। अगर आपने जो है वो बिल्डिंग जो है अगर इस किस्म की डिजाइन की हुई है, अब यूएसए में चले जाएं, जापान में चले जाएं, मतलब कि जापान में उन्होंने बिल्डिंग इस किस्म की बनाई हुई है कि अगर जो है उस 7 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वो बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होता, उसके अंदर जो लोग होते हैं महफूज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो बिल्डिंग कोड के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं। मतलब कि अब हमारी जो है ये बड़ी खूबसूरत एक किताब जो है ये 2007 में बन चुकी है। मतलब कि इसमें भी लोगों की बहुत बड़ी एफर्ट्स है, लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स बना। मगर मैं आपको ये बिल्कुल जो है मतलब वसूख से कह सकता हूँ, इस पे जो है वो गवर्नमेंट के इदारे जो है मतलब कि इसमें जो PWD है, ये बाकी गवर्नमेंट के इदारे भी जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। खूबसूरत किताब के कोर्ट्स पे वो अमल दरामद ही नहीं कर रहे। तो आप प्राइवेट सेक्टर को जो है एक आप जो है मतलब फर्ज करें मैंने अपना जाती घर बनाना है, तो मुझसे क्या तवक्को करेंगे जब गवर्नमेंट के इदारे जो हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं मतलब कि वो भी इस पे ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, मैं बड़ा ब्रीफली 2 कमेंट करना चाहूँगी। एक तो ये आइलैंड के ऊपर जो इन्होंने बताया कि मीथेन गैस और इस तरीके और भी रिजर्वायर्स हमें वहाँ से मिल सकते हैं। डेफिनेटली ये जो आइलैंड बनते हैं ये ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। अच्छा, और ये ऑब्वियस है, विदाउट मेरी लाइफ के लिए खतरा तो नहीं होता? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होते, बल्कि ये जो बीइंग जो फिजिसिस्ट और ऑयल कंपनीज ये इन्हीं डिपॉजिट्स के ऊपर काम करती हैं अंडर द सी, और अगर ये अपीयर हो जाते हैं अबव द सी इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड तो ये बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे विजिट करे और या जो फिजिसिस्ट वहाँ पे जाएं, तो डेफिनेटली ये मैं बता दूं ये बड़े शॉर्ट टर्म के लिए जजायर होते हैं। खुद खत्म भी हो जाएगा, ये खुद खत्म हो जाएगा, और ये आई थिंक विद इन अ मंथ और सो, ये इनकी ड्यूरेशन सिर्फ इतनी होती है। लेकिन उस पे ये है प्रॉब्लम कि उस पे जाके उसको देखने की ज़रूरत है, और ये ना सिर्फ जेमस्टोन्स, इसमें प्रेशियस स्टोन्स भी मिल सकते हैं, मतलब बहुत मिनरल के ज़खायर होते हैं जो कि एकदम मतलब ये इस मूवमेंट की वजह से आ जाते हैं। एग्जैक्टली, आउट ऑफ दिस ट्रॉमा और ट्रेजेडी एक डिस्कवरी। मैं परवेज साहब, ऑब्वियसली ये बात यही हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ आप यहाँ चूंकि बैठे हैं तो मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि इदारे बहुत ज़्यादा बन गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब देखें ना आरिफ महमूद साहब जो हैं वो भी, उनका भी यही ओपिनियन है और एक परसेप्शन भी पाया जाता है कि वो किताब तो बन गई है लेकिन उस पर अमलदारी जो है वो पब्लिक सेक्टर में नहीं हो रही, तो कुछ वो प्राइवेट सेक्टर में कौन करेगा? उसकी थैंक यू वेरी मच। उसमें बेसिकली इदारे इस तरह है कि ये बड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है,
अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे उसकी जो फोरकास्ट में मैं कमेंट करूँगा, जितने भी रेमेडियल मेजर्स हैं इसमें सारे डिपार्टमेंट, जिस तरह एक पेशेंट है, अगर वो उसका मर्ज ऐसा है कि आप देख रहे हैं एक हॉस्पिटल में आप 10-12 स्पेशलिस्ट को एक दिन में दिखाते हैं, तो कोई हतमी कोई भी नहीं बताता, हर अपनी अपनी ओपिनियन देता है। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट जेन्युइन बने हुए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई रेड टेपिज्म नहीं है। जिन्होंने मैडम ने बताया कि उसमें यह है कि हमारे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, प्राइमरीली दे आर रिस्पॉन्सिबल कि किसी जगह पे इस किस्म के इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करें। अगर कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड है तो वो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नो डर्थ ऑफ द एक्सपर्टीज। ठीक है। फोरकास्टिंग हवाले से अगर मैं एज एन इंजीनियर जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है, उसमें यह है कि फोरकास्टिंग अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है कि ऐसी फोरकास्टिंग वो अमल कहते हैं कि जिसमें प्रिसाइजली किसी की अर्थक्वेक के बारे में जगह, टाइम और उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन पहले गैदर कर सकते हो, उसको आप फोरकास्टिंग की डेफिनेशन में करते हैं। ट्रू सेंस में अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप इवन सेकंड्स बिफोर फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसमें आप वेरी लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि एक सिंपल थंब रूल है कि जहां पे लास्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ज़लज़ला आ चुका है, वहां पे एक दफ़ा फिर उससे ज़्यादा उससे कम ज़लज़ला आने के उतने ही इम्कान। अच्छा, जहां पर आया वहां दोबारा टाइम का नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, उसके हिसाब से फिर जो हम हर ज़लज़ले के बाद फोरकास्टिंग तो नहीं करते, तो इस आने वाले ज़लज़ले की फिर तैयारी क्या होगी? मेरे ख्याल में ज्यादा अहम चीज ये होगी, सबसे अहम आपका एक्चुअली ये प्रोग्राम में ये 2-3 इशूज हैं जिसको यू नीड ए फुल प्रोग्राम, स्पेशली दी बिल्डिंग कोड के हवाले से, और ये जो बात हम कर रहे हैं मेजर्स के लिए, उसको हम DRR प्रोग्राम कहते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एप्लीकेबल है फ्लड्स के लिए भी और अर्थक्वेक के लिए। उसके लिए पूरी कौम को तैयारी करनी पड़ती है। उसके इतने स्टेप्स हैं कि यू कैन काउंट देम। अवेयरनेस पता होना चाहिए लोगों को, फिर डिपार्टमेंट का अपना एक रोल है। अवेयरनेस में एक और सवाल, बिल्कुल, क्योंकि हम क्लोजिंग मिनट्स हैं, मीडिया को भी तो थोड़ा सा आप लोग अपने साथ रखें ना, ताकि पता चले। भी जनरल कादिर भी कह रहे थे कि वहां पर मीडिया ऑब्वियसली जाता है, हर फ्लांग एरिया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना ताकि पब्लिक को हाईलाइट हो, कोई सबक सीखा जाए इन जल्जलों से कि हमने आगे चलकर क्या करना है। मेरे ख्याल में जो 2005 के अर्थक्वेक या फ्लड्स में जितना रोल मीडिया ने पॉजिटिव प्ले किया है, और दैट इज द रीजन कि सारी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को होना फॉलोअप देखे ना। उस 2005 में तो मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, उसके बाद स्टेप वाइज जो चीजें अभी जो आप बता रहे हैं 2007 में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, उसके बाद जो सूरत बन रही है, ताकि उसमें पता चले कि इस पे अमल दरामद किस हद तक हुए, 70%, 60%, 40%। इसके ऊपर जो 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एरा ने अपना जो काम किया है, जिसके 6 लाख घर बनवाए हैं, और इसके अलावा तकरीबन 4000 बिल्डिंग्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल फार्म में, ये आप एक रेस्ट एश्योर्ड दे आर सेस्मिक सेफ बिल्डिंग्स। जी, हमारे अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया जो 2005 के थे, उसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन आज तक की है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कैपेसिटी है, जिन्होंने अच्छे इंजीनियर हायर किए हुए हैं, जिस तरह CDA है, इस तरीके से हमारा कुछ डिपार्टमेंट्स PWD के, KPK के अंदर भी हैं, और AJK में वो जो बिल्डिंग द्वारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं उनको वो देखते हैं सेस्मिक। लेकिन जो आम शख्स है जो घर बनाना चाहता है, उसके लिए लॉ का उसको नहीं पता, अभी कंपलसरी नहीं है, आप पनिशमेंट नहीं कर सकते उस लॉ के तहत। पनिशमेंट होनी चाहिए, उसके लिए लेजिस्लेशन जरूरी है, और आगाही भी हो, कानून साजी की तमाम चीजें हो। लेसन लर्न, ये बिल्कुल सबक ये सीखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। आज आप कानून बना दें कि कोई शख्स बगैर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के घर नहीं बनाएगा, तो आपके पास पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इंजीनियर कितने हैं? आप देखें, जस्ट फ्यू हंड्रेड्स, मे बी 1000। लेकिन शायद जब पता चले तो उस चीज की भी चीज सामने इसलिए आई वुड से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेट दिस इशू कि इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअली इसको एक फेजेस दें, और पूरी दुनिया ने काम किया है। और इम्प्लीमेंटेशन का हमें इतनी सैड पिक्चर भी नहीं है। अब इंडिया हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेनी अर्थक्वेक्स, चाइना है, भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, जापान और अमेरिका वगैरह में तो उन्होंने लेजिस्लेट किया हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इशू उनका भी है, इसलिए इट इज अ लाइव इशू। परवेज हयात साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया आज के इस प्रोग्राम में। डॉक्टर मोनालिजा साहबा, थैंक यू सो वेरी मच। आरिफ महमूद साहब, आपके हम नया शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने मुस्लिम में से वक्त निकाला, और जनरल अब्दुल कादिर बलूच साहब ने खुशदार से हमें ज्वाइन किए। व्यूअर्स, बलूचिस्तान का इशू है, इस पर आने वाले दिनों में भी हम फोकस करेंगे, लेकिन ये जो जल्जले आते हैं ऑब्वियसली कुदरती आफत है, इसको बारे में पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन जो हम काम कर सकते हैं, जो हमारे करने के काम है कि इमारतें ऐसी बनाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, वो जल्जले से महफूज रखने वाली इमारतें हों, और जो अमलदारी है, चाहे वो हुकूमती सतह पर है, इनफरादी सतह पर है, उसको भी यकीनी बनाना चाहिए। इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इदारों का एहतसाब भी होना चाहिए, और मीडिया को
बलूचिस्तान जैसे जो दूर अफ्तादा इलाके आवारान, वहाँ पर ज़्यादा कंसिस्टेंट फोकस रखना चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर इस तरह का ज़ल्ज़ला किसी और जगह पे आया होता उसकी ज़्यादा मीडिया कवरेज होती, वैसे बलूचिस्तान की, तो इस चीज़ को मीडिया को भी खुद देखना है। प्रोग्राम सचती हुई निशिस्त कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।